जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 फिजिक्स का लेकर आ गया हूं, प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, जिसका नाम है अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए इसमें हम शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ऑल टॉपिक को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी क्रिया को, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी प्रकाश, देखिए जैसे ये एक यहाँ है, ये मान लीजिए ये म्यू 1 माध्यम हो गया, ये म्यू 2 माध्यम हो गया। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए इस पे आएगा, तो ये क्या, ये जाएगा इस दूसरे माध्यम में जाएगा, तो ये क्या, इसको सोच जाना चाहिए इससे। तो ये सोच ना जाके ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लंब खींचते हैं, इस तरह से लंब हो गया, तो ये किरण इसको सोच जाना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। दूसरे माध्यम में गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो किरण क्या हो गया, मुड़ गया। तो मुड़ने की यही यही इसी घटना को क्या कहा गया, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित कर देती है, बदल जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिए, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन ए तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नियम हो गया। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब साइन ए बटे साइन आर बराबर एक नियतांक, या म्यू बराबर, इसको म्यू से डिनोट किए, या म्यू बराबर साइन ए बटे साइन आर। ठीक है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा गया है, ये दूसरा नियम को। ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश की किरण जो जा रही है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है ना, म्यू 1 से म्यू 2 में, तो क्या हो रहा है, दिशा देखिए, इसको सोच जाना चाहिए था, तो सोचने जाकर क्या हो गया, मुड़ गया है, मुड़ गया है ना। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें ये बात बताया गया। अब आगे देखते हैं इसका। तो इस तरह से आप चित्र बना लीजिएगा। आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, ये देखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग इस प्रकार है। नंबर 1, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाशित जाती है ना, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब, ये देखिए अभिलंब है ना, इसकी तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये सघन से विरल में जा रही है, तो देखिए ये यहाँ से इसको सोच जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये दूर भाग गया। किससे, ये अभिलंब है ना, इससे ये क्या हो गया, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना। तो यही है दूसरा नियम। अब तीसरा देखिए, दूसरा उपयोग, तीसरा देखिए उपयोग, जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। देख रहे हैं ना, जब प्रकाश की किरण एकदम सीधा लंबवत पड़ रही है, तो बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधा निकल जाती है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि देखा जाए तो चूंकि प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम होता है, अतः पानी की अपेक्षा कांच क्या हो गया, सघन माध्यम में प्रकाश। तो ठीक है, और या कांच की अपेक्षा पानी क्या हो गया, विरल माध्यम। ओके, अब देखिए दूसरा, प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थों का गुण। तो देखिए जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, उतना ही कम। ज्यादा घनत्व होगा तो प्रकाश की चालों में कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण
और निर्गत किरण के बीच की अभिलंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कोई भी कांच के सिल्ली होगा, ठीक है, उसमें प्रकाश के अपवर्तन में, जब प्रकाश के अपवर्तन होगा ना, तो क्या होगा ना कि आपतित किरण, आने वाली किरण, और निर्गत किरण यानी जाने वाली किरण के बीच में जो लंबवत दूरी होगा ना, कांच के सिल्ली में, जैसे यहाँ से आ रहा है और ऐसे मुड़ कर जा रहा है, तो ये कांच के सिल्ली में है ना, कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन जब होगा तो आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, ठीक है, और जाने वाली यानी कि निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही क्या कहा गया है, ये बीच की जो लंबवत दूरी होगा इसी को क्या कहा जाएगा, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश के चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm। ठीक है, cm के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। क्लियर, अर्थात कहने का मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, शून्य में प्रकाश की चाल cm और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm, तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, c/cm। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, किसमें, शून्य में, निर्वात में मतलब, और माध्यम में, कोई भी माध्यम ले लिया जाए जिस, ठीक है, तो उसमें 2 लाख, तो इसको भाग दिया जाएगा 3 लाख में 2 लाख से, ठीक है ना, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 1.5। और 3 लाख किसका होता है या 2 लाख किसका होता है, अभी हमने आपको बताया था 3 लाख किसका होता है, तो देखिए निर्वात में 3 लाख और कांच में 2 लाख, तो वही निर्वात यानी शून्य हो गया 3 लाख, और कांच यानी कोई माध्यम हो गया 2 लाख, उसे भाग किया गया तो 1.5 आएगा। कांच का अपवर्तनांक निकाल दिए, 1.5 होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से अपवर्तनांक बहुत सारे निकाले गए हैं, जो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, तो वायु में कितना होता है तरल पदार्थ अपवर्तनांक, तो वायु देखिए कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक है, तो वायु में कितना होता है, 1.003 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33 होता है, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। पानी का 1.33, किरोसिन तेल का 1.44, एल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, बेंजीन का 1.50, पिघला क्वार्टज का 1.46, बर्फ का 1.31, फिलंट कांच का 1.48 से 1.6A1, कनाडा वाल्सम के 1.53 से 1.96, और माणिक्य का होता है 1.53, और नीलम का होता है 1.71, और सेला नमक का होता है 1.77, और माणिक्य का 1.54 और हीरा का 2.42। तो इसमें आपको हम बता दें थोड़ा सा VVI कौन कौन है, जो आपको पूरा कन्फर्म याद कर लेना है। तो जैसे आप एक ले लिए वायु का 1.003, और पानी का तो बहुत VVI, पानी का 1.33, और एक केरोसिन तेल का याद कर लीजिएगा 1.44, और एल्कोहल का एक याद कर लीजिएगा 1.36, और तारपीन का 1.47। ठीक है, और इधर आप याद कर लेंगे बर्फ का 1.31, और इधर एक याद कर लेंगे सेला नमक का 1 पॉइंट कितना 77, और एक याद कर लेंगे हीरा का, लास्ट हीरा का बहुत बार पूछा गया है 2.42। ठीक है, सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, याद रखेंगे 2.42। अब देखते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। यदि माध्यम 1 व माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 N2 हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रायः संकेत N21 से निरूपित किया जाता है, अर्थात N21 बराबर N2/N1। प्रिज्म क्या होता है ये जानकारी ले लीजिए। तो प्रिज्म क्या होता है देखिए, तो अब देखिए दोस्तों हम प्रिज्म के बारे में देखते हैं। तो प्रिज्म क्या है भैया, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच में घिरे हुए किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। और प्रिज्म देखिए इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रिज्म जो होते हैं दोस्तों 5 सतहों से घिर कर बना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिर कर बना है, तो 5 सतहों से, याद रखेंगे। ठीक है,
लेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पूछा गया एग्जाम में कि लेंस क्या है, तो देखिए किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरकर बना हो उसे कहा जाता है लेंस। ठीक है, और लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होता है भैया, ये जानकारी ले लीजिए। तो वह लेंस जो जिसके किनारों की अपेक्षा, जो किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग क्या होता है, अधिक मोटा होता है, बीच वाला भाग जिसका अधिक मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। क्लियर है? जैसे देखिए ये उत्तल लेंस का चित्र, देखिए बीच में थोड़ा मोटा दिखाया जा रहा है ना, तो ये हो गया उत्तल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस की बात करते हैं, तो वह लेंस जिसके किनारों की अपेक्षा, जो किनारों की अपेक्षा मध्य वाला, जिसके किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग क्या होता है, अधिक पातला होता है। बीच वाला देखिए भैया बहुत पातला दिख रहा है, ठीक है ना, ये देखिए बीच में पतला दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको अवतल लेंस कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तल लेंस के कुछ विभिन्न रूप है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे उभयोतल, उभयोतल उभय के मतलब दोनों तल, दोनों तल उत्तल हो जिसको उभयोतल कहा जाता है। वह लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोतल कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए दोनों तल उत्तल, इधर से भी उत्तल इधर से भी दोनों तल उत्तल है, उठा हुआ है, इसलिए उभयोतल कहा जाएगा इसको। ये देखिए समतलोतल, वह लेंस जिसका एक तल समतल हो, देखिए ये समतल है एक तल, और दूसरा तल उत्तल हो मतलब उठा हुआ हो, उसको कहेंगे समतलोतल। ठीक है, अवतलोतल, अवतलोतल यानी कि वह लेंस जिसका एक तल अवतल हो, देखिए अवतल, और दूसरा तल क्या उत्तल हो, उसको कहा जाता है अवतलोतल। ठीक है, एक तल अवतल हो, देखिए इधर से एक तल अवतल हो गया और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, एक तल अवतल धंसा हुआ और एक तल उठा हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया अवतलोतल। अवतल लेंस के भी कुछ विभिन्न रूप हैं, जैसे देखिए उभयावतल, तो वह लेंस जिसके दोनों तल अवतल हो उसे उभयावतल कहा जाता है। जैसे देखिए दोनों तल अवतल है, यानी कि इधर से भी धंसा हुआ इधर से भी धंसा हुआ, इसलिए इसको हम बोलेंगे उभयावतल। ठीक है, इसको उभयावतल बोलेंगे। समतलावतल क्या होता है, ये देखिए, तो वह लेंस जिसका एक तल समतल हो, देखिए एक तल समतल हो गया एकदम प्लेन। ठीक है, और दूसरा तल अवतल हो, अवतल के मतलब जैसे कि धंसा हुआ है ना, इधर से थोड़ा धंसा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया समतलावतल। ठीक है, आगे देखते हैं उतलावतल, तो उतलावतल के मतलब क्या होता है, वह लेंस जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल क्या हो, अवतल हो। जैसे देखिए एक तल उत्तल, जैसे इधर वाला साइड उत्तल हो गया है ना, उत्तल है उठा हुआ है, और इधर से देखिए धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, तो ये हो गया क्या, इसका नाम हो गया एक तल अवतल, एक तल उत्तल हो गया, एक तल उत्तल और दूसरा तल क्या है, अवतल है, तो इसलिए इसका नाम हो गया उत्तलावतल। ठीक है, अब देखते हैं लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए लेंस को घेरने, ये जो लेंस को घेर रहा है, ये जो लेंस है ना, इसको जो घेर रहा है ना, उसके है केंद्रवा को, जो है केंद्र है ना, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक केंद्र है लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र, यहाँ भी एक केंद्र है, यानी दो केंद्र हो गया ना लेंस के, तो ये हो गया लेंस का वक्रता केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है। तो देखिए वक्रता केंद्र के बिंदु ये हो गया, ये हो गया, और इसको मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी आखिर कहते क्यों हैं, तो देखिए उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरणपुंज को अभिसारित करना है, यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, तो भले किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो देखिए लिखा हूँ कि अवतल लेंस का कार्य होता है उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना। ठीक है, यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आखिर है क्या, ये जानकारी लीजिए। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें
लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है, आगे देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है क्या। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है ये भी जानकारी ले लीजिए। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, चाहे आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत है होती है उसे क्या कहा जाता है, उस बिंदु स्रोत का उसे कहा जाता है अभिसारी या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, सीधा होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेंस के लिए किरण आरेख। कुछ खींचना होता है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में किरण आरेख। जैसे पहला हम एक बता रहा हूँ, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, इसका खींचना है आपको किरण आरेख। तो कैसे खींचना है, देखिए ये प्रकाश के केंद्र हो गया है ना, केंद्र की ओर प्रकाश आ रहा है ना, आपतित किरण, तो इस तरह से आपको खींच देना है। ठीक है ना, तो देखिए मैं ये उत्तल में भी खींच दिया हूँ, अवतल में भी खींच कर बताया हूँ। तो लेंस के प्रकाश की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधा निकल जाती है। देखिए सीधा विचलित हुए, बिना विचलित हुए निकल गई कि नहीं, केंद्र से होकर जाएगा तो याद रखेंगे। अब मुख अक्ष के समानांतर, तो देखिए उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जो होती है लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, लेंस के फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि देखिए लेंस से के अगर मान लीजिए क्या होती है, मुख अक्ष के समानांतर अगर किरण आएगी ना तो क्या होगी, वो लेंस से अपवर्तन होकर, देखिए मुख अक्ष ये है, इसके समानांतर ये किरण चल रही है, तो लेंस से यहाँ से अपवर्तन हुआ था, कहाँ से जाकर गुजर रही है, तो फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, इस तरह से देखिए अवतल में भी इसी तरह से जा रहा है, मुख अक्ष के समानांतर, तो यहाँ से टकराया तो क्या हो गया, देखिए ये फोकस से होकर गुजर रहा है ना, समझ गए ना। आगे देखते हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, यानी जब कोई भी किरण जो होगा लेंस के फोकस की दिशा में जाएगा, देखिए ये लेंस की फोकस की दिशा में जा रही है, तो ये क्या हो रही है, फिर बाद में लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, लेंस के मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये भी देखिए फोकस के दिशा में जा रही है, तो यहाँ भी अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, ये फोकस मुख अक्ष के समानांतर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, तो देखिए अवतल लेंस में देखिए जैसे प्रतिबिंब बनाया गया है, देख रहे हैं ना, कैसे ये मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, अरे यहाँ से एक समानांतर किरण खींचा गया, ठीक है ना, यहाँ से फोकस से होकर गुजारा जा रहा है, यहाँ से कोई किरण खींचा गया वार्ता केंद्र की ओर। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है, ये देख लिए ना। अब चलते हैं इसमें हम थोड़ा सा प्रकृति, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंबों को स्थिति, प्रकृति और आकार। ठीक है, तो देखिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, वास्तविक है कि आभासी है, सीधा है या उल्टा है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो लेंस तथा अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे हम, तो लेंस तथा F2 के बीच बनेगा प्रतिबिंब, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, याद रखिएगा। और अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, F2 पर, है ना, दूसरी फोकस पर। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, याद रखिए, बहुत छोटा बनेगा। नोट में एक बात याद रखना है आपको कि कांच का एक उत्तल, एक अवतल लेंस एवं एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान देखा जाए। ठीक है, कांच का एक उत्तल, अवतल, है ना, एवं वृत्ताकार प्लेट की पहचान हम कैसे करेंगे, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। तो चलिए, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो यह उत्तल लेंस होगा। अगर कोई वस्तु अपना छपा हुआ आकार से ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि क्या होगा, उसमें उत्तल लेंस लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, यदि छपे अक्षर
क्या हो, छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे रहा है, तो समझ लो कि वृत्ताकार प्लेट उसमें लगाया गया है, ठीक है ना। और यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अवतल लेंस लगा है। बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल, छोटा दिखाई देगा तो अवतल, अब बराबर दिखाई दे तो वृत्ताकार प्लेट, ठीक है, याद हो गया। आगे देखते हैं। अब लेंस के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी जान लीजिए। तो जैसे देखिए आपतित प्रकाश की दिशा, जैसे मान लीजिए यहाँ मूल बिंदु हो गया, ठीक है, और यहाँ से खींचा गया एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचा गया ना, ठीक है। देखिए फिर से बताते हैं आपको, ये मूल बिंदु हो गया जिसको 0 0 मूल पॉइंट हो गया। यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक क्षैतिज रेखा खींच दी गई, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। तो इधर अगर हम दाहिने साइड की बात करें तो प्लस वैल्यू होगा। प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर कोई अगर दूरी नापना है, इधर से मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। दाहिने तरफ धनात्मक, बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। दाहिने से बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। प्रधान अक्ष से नीचे की ओर दूरी नापना हो तो ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, ठीक है। अब मूल बिंदु से दाहिने ओर धनात्मक और बाएं ओर ऋणात्मक दूरी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या क्या बताया गया है। लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स डैश अक्ष माना जाता है। ये तो आपको बता ही दिए कि क्या होता है ना, ये एक्स और ये एक्स डैश माना जाता है। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्रों से, यानी कि प्रकाश केंद्र से ही मापी जाती है, अर्थात प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु कहा गया है, ठीक है। तीसरा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। मान लो इधर से कोई आपतित हो रहा है तो ये धनात्मक हो गया। इधर बोल रहा है ना कि आपतित प्रकाश की दिशा, जिससे आते हुए प्रकाश की दिशा मापी गई जो दूरी होगा धनात्मक, और आपतित प्रकाश के विपरीत अगर उल्टा इधर माप रहे हैं हम, अगर उल्टा मापेंगे हम, ठीक है, तो दाहिने मान लीजिए कि प्लस और बाएं मापेंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, समझ गए ना, माइनस, इस तरह से। लेंस के मुख्य अक्ष अर्थात एक्स एक्स डैश के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी, ठीक है ना। यानी कि एक्स एक्स डैश है ना, इसके लंबवत जितना भी मापा जाएगा दूरी वो धनात्मक होगा। जब वे अक्ष ऊपर होती है तो धनात्मक होगा, तथा ऋणात्मक तब होती है जब वे नीचे की ओर, मतलब ऊपर की ओर होगा। जैसे हमने बताया आपको कि इधर ऊपर साइड में नापना है तो आपको प्लस, और नीचे की ओर मापना है तो माइनस, ठीक है, माइनस। ऐसे चिन्ह परिपाटी के अनुसार थोड़ा सा लिख लिया जाए। यह पहला बात बताया गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखेंगे। और वाक्ता त्रिज्या भी पूछ दिया जाए तो उत्तल लेंस का धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, ठीक है। यानी यहाँ से दो चीज होता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी वाक्ता त्रिज्या धनात्मक और अवतल लेंस का वाक्ता त्रिज्या फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब लेंस सूत्र को थोड़ा सा परिभाषित किया गया, देखिए। तो लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध के सूत्र को ही एक सूत्र बताया गया है जिसे लेंस सूत्र कहा गया, जो इस प्रकार है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल इसी पर प्रश्न बनता है, ठीक है। आवर्धन क्या होता है तो ये भी जान लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है, जिसे m द्वारा सूचित करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मान लिए हैं और वस्तु की ऊंचाई h मान लिया हम, यानी m बराबर h डैश बटा h, ठीक है। अब देखिए, लेंस के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी को v और आवर्धन m के बीच संबंध सूत्र अगर पूछा जाए तो m बराबर प्लस क्या होता है, v बटा u होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एम के मान ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक का चिन्ह का मतलब जान लीजिए। ऋणात्मक अगर देगा तो उसका अर्थ क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। और एम का धनात्मक मान क्या बताएगा, आभासी प्रतिबिंब इंगित करेगा, आभासी बनाएगा जब धनात्मक होगा तो, ठीक, और माइनस में होगा तो वास्तविक बनाएगा, ठीक है।
लेंस की क्षमता जान लीजिए, तो लेंस की क्षमता की परिभाषा हमने लिखा है, इसी लेंस की क्षमता p उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि p बराबर 1/f, सूत्र याद रखिएगा। यदि लेंस की फोकस दूरी f और मीटर में व्यक्त किया जाता हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। ठीक है, डायऑप्टर तभी होगा जब उसका फोकस दूरी माने मीटर में होगा। ठीक है, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, उसको एक डायऑप्टर कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो ना तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1/f आता है ना, तो 100/fcm हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो। ठीक है, याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसका फोकस दूरी का होता है। जो फोकस दूरी का चिन्ह होगा ना वही लेंस की क्षमता, प्लस होगा तो ये भी प्लस, हो माइनस होगा तो ये भी माइनस। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। उत्तल में धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होता है क्षमता, पावर। प्रकाशीय यंत्र क्या होता है, तो प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरबीन हो गया, फोटो कैमरा हो गया इत्यादि, आवर्धन बढ़ाने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक से अधिक लेंसों को संयोजित किया जाता है। ठीक है ना, इसका प्रकाशीय यंत्र का, यानी कि यदि इसकी क्षमता P1 P2 P3 हो ना तो लेंसों की कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट। ठीक है, ये सूत्र हो गया, याद रख लेंगे। कुल क्षमता निकालना हो तो टोटल जितना क्षमता दिया हो उसको जोड़ देंगे। अब है कि लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो डायऑप्टर या बताएंगे, याद रखेंगे। तो एक डायऑप्टर बराबर कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स 1। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर नहीं होता है, ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो डायऑप्टर नहीं होता है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ जाता है मीटर इनवर्स बताएंगे। ठीक है, केवल मात्रक पूछेगा तो डायऑप्टर बताना है, ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो डायऑप्टर नहीं बताना है, आपको मीटर इनवर्स बताना है, याद रखेंगे। डायऑप्टर डी लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। और अपने में दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं इस तरह से वीडियो लाता रहूं और अच्छी तैयारी आपको कराता रहूं। ठीक है।